देश में एक ऐसी घटना होती है जिस घटना को लेकर पूरे देश में उबाल था। हर वर्ग का व्यक्ति यही मांग करता था कि इस आरोपी को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से इस घटना को लेकर हर कोई सजग रहता था, सचेत रहता था। लेकिन जब जब ये लड़का, ये आरोपी अदालत में पेश होता था, हमेशा उसका निशान ऐसे ही होता था। यानी कि वो हमेशा ऐसा शो कराया करता था जिसे विक्ट्री का निशान दिखाता हो, जैसे खुद को दिखाता हो कि उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अक्सर अखबारों में उसके विक्ट्री वाले फोटोग्राफ्स ही छपते थे तो लोगों में और गुस्सा आता था। हालांकि सेशन कोर्ट से उस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी आरोपी को हाई कोर्ट फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर देता है। तो लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है और लोगों को लगता है कि कानून का इतना लचीलापन अपराधियों को जिस तरह से शय दे रहा है, उससे इस देश में लगातार अपराध पर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, इस घटना को सुनने के बाद आपको भी गुस्सा आएगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान आखिर किस हद तक गिर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल एक लड़की जिसने नर्सिंग का कोर्स किया था और सरकारी नौकरी की तलाश में वो लगातार एक के बाद एक फार्म भर रही थी और एक दिन उसके पास एक डाकिया आता है एक पत्र लेकर। डाकिया जैसे ही उसको पत्र देता है, लड़की पत्र को खोलकर देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी से इतनी झूम जाती है कि अपने घर में, अपने परिवार में हर एक सदस्य के पास जाती है, जाकर कहती है कि आज मेरा सपना पूरा हो गया है और मेरी पहली नौकरी मुंबई में लगी है। बस इतना कहना था और वो ज्वाइनिंग लेटर था, उसकी तारीख लिखी हुई थी, कब जाना है, कहाँ जाना है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। अब क्योंकि वो लड़की अक्सर घर में रहती थी, यहीं पढ़ती थी, दिल्ली से बाहर कभी कहीं गई नहीं थी, लंबा सफर था, बहुत दूर का सफर था। तब घर वाले कहते हैं जिस दिन ज्वाइनिंग होगी हम तुम्हारे साथ चलेंगे, और वो दिन भी नजदीक आ जाता है। वो दिन था 1 मई 2013। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। साथ में चाची होती हैं सुनीता दहिया, चाचा होते हैं विनोद दहिया, पापा होते हैं अमर सिंह राठी, और वो लड़की, वो बेटी भी होती है जिसका नाम प्रीति राठी होता है। ये सब के सब रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। 3:40 पर दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक रेलगाड़ी जिसका नाम गरीब रथ होता है, वो आती है, स्टेशन पर रुकती है। इस लड़की का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और सीधे अपनी उस बोगी में जाकर बैठ जाते हैं। अपनी चाची के बैठने का इंतजाम करते हैं, पापा और चाचा का भी इंतजाम करती है। अंदर बैठने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। ट्रेन के अंदर कुछ ज्यादा भीड़ थी, ज्यादा लोग जमा थे और इसी बीच में एक लड़का जिसके सर पर एक सफेद रंग की कैप रखी हुई थी, साथ ही उसने अपने चेहरे पर एक गमछा डाला हुआ था, यानी कि उसका चेहरा कोई देख नहीं पा रहा था इस तरह से। और ट्रेन का जो सफर था वो अपनी मंजिल की ओर लगातार चल रही थी। वो लड़का बार बार उस लड़की के इर्द गिर्द आता था और चला जाता था। उसके बाद यहाँ से दूसरी बोगी, दूसरी से तीसरी बोगी, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। और ये सफर धीरे धीरे जब चल रहा था तो कुल मिला के रात हो जाती है और देर रात वो लड़का फिर भी उस लड़की के पास आता है। तभी कहीं जाकर उस लड़की के पापा कहते हैं कि तुम बार बार चक्कर लगा रहे हो, आखिरकार क्या बात है, क्या माजरा है। लड़का चुपचाप वहां से निकल जाता है और ऐसा शो कर रहा था जैसे कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो तो यूं ही आकर खड़ा हो जाता है। लगभग 15-16 घंटे का ये ट्रेन सफर तय करती है और सीधा मुंबई पहुंच जाती है। जैसे ही ट्रेन मुंबई पहुंचती है, बांद्रा यहाँ पर टर्मिनल है, यहाँ पर ये रेलगाड़ी रुकती है। प्रीति अपने चाचा, अपने पापा, अपनी चाची के साथ इस टर्मिनल पर उतरती है। उतरने के बाद ये खुशी जाहिर कर रहे थे क्योंकि इन्हें अब अगले दिन, यानी कि ये बैठे तो 1 मई को हैं, 16 घंटे बाद अब अगला दिन निकल आता है और 2 मई 2013 की सुबह 7:55 का वक्त था। ट्रेन से निकलने के बाद ये अपनी मंजिल की तरफ जैसे जा रहे थे। चाचा, चाची, पापा ये आगे थे, लड़की थोड़ा सा पीछे थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर के सफर में वो थक गई हो। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चल रही थी, तभी एक लड़के ने पीछे से आकर उसके कंधे पे हाथ रखा और कंधे पे हाथ जैसे ही रखता है तो वो लड़की पीछे मुड़कर जब देखती है तो अचानक ही वही लड़का जो बार बार ट्रेन के अंदर उसका पीछा कर रहा था, बार बार उसको देख रहा था, जिसने सर पर सफेद रंग की कैप लगाई हुई थी, गमछे से अपने चेहरे को ढका हुआ था, उस लड़की और लड़की की जब आंखें से आंखें मिलती हैं तभी वो लड़का अपने हाथ में एक डिब्बा था, उस डिब्बे को पूरा का पूरा उस लड़की के चेहरे पर उड़ेल देता है। और जैसे ही उड़ेलता है उसके बाद लड़की समझ ही नहीं पाती है, कुछ ही सेकंडों में उसके चेहरे पर जलन शुरू हो जाती है। जलन कुछ इस तरह से होती है, वो लड़की बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपने चीखने चिल्लाने की उस आवाजों की गूंज उसकी चाचा, चाची, पापा तक पहुंच जाती है, बल्कि आसपास जितने भी यात्री होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। अब वो जल्दी से उसके चाचा, चाची और पापा उसके पास पहुंचते हैं और उस लड़की के चेहरे पर, उसके कपड़े पर जो कुछ गीला था
तो उसे साफ करने की कोशिश कर रहे थे। वो एसिड था, जिसे हाथ लगा रहे थे वैसे ही हाथ झुलस रहे थे और एकदम उसका असर इतनी तेजी के साथ था कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यहाँ हालत कुछ ज्यादा बिगड़ जाती है, लड़की की हालत बेइंतहा खराब होने लगती है। उधर जिसने ये जो नकाबपोश था, जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तभी उसके हाथ से डिब्बा छूट जाता है। वहीं पास में एक लड़का खड़ा हुआ था जिसका नाम समीर शेख होता है। समीर शेख इस लड़के को उस डिब्बे को फेंकते हुए देखता है और जैसे ही उस डिब्बे को अपने हाथ से लेकर सूंघने की कोशिश कर रहा था, उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर तो एसिड था। उसका भी हाथ झुलस जाता है। तभी वो जोर जोर से आवाज लगाता है, चिल्लाता है और कहता है, सलमान, सलीम, जल्दी से इसे पकड़ लो, इसने इस लड़की के ऊपर एसिड फेंका है। और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसके दोनों दोस्त उस लड़के के पीछे पीछे भागते हैं और इसे ऐसे करते करते रेलवे स्टेशन कब निकल जाता है, कब वो आंखों से ओझल हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। उनकी कोशिश नाकाम रहती है और चारों तरफ उस लड़की के आगे अब अंधेरा छाया हुआ था। हालत बिगड़ रही थी, चेहरे पर फपोले पड़ने लगते हैं। उस लड़की को तत्काल ही स्टेशन मास्टर के रूम में लेके जाया जाता है, ऑफिस में लेके जाया जाता है। बाप चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। लड़की रोना भी चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि वो करे तो करे क्या। आज उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, आज उसकी नौकरी का पहला दिन था, क्योंकि आज उसने मुंबई के नेवी ऑफिस में ज्वाइनिंग करनी थी। एक लेफ्टिनेंट सेक्रेटरी के तौर पर वो ज्वाइन करने, सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर वो INS मुंबई में ज्वाइन करने वाली थी। और उसकी जिंदगी एक डिब्बे ने, जो 2 लीटर का डिब्बा था, उसने पूरी जिंदगी को ही बदल के रख दिया। जल्दी जल्दी उस लड़की को यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए उसको लेके जाते हैं सीधा गुरु नानक हॉस्पिटल, जो बहुत नजदीक पड़ता है। वहां जाकर इलाज कराना शुरू करते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल इस इलाज के लिए था ही नहीं। कुछ ही घंटों बाद यहाँ से डॉक्टर अपना जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि हम इस लड़की का इलाज नहीं कर सकते क्योंकि ये गंभीर रूप से घायल है और ज्यादा देर यहाँ पर रोका गया तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तत्काल इस लड़की को यहाँ से मसीना हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और वहां भर्ती कराने के बाद उस लड़की को उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्योंकि वो जैसे जैसे वो एसिड की जो मात्रा थी उसके शरीर पर गिर रहा था, वैसे वैसे उसके शरीर का हिस्सा कहीं ना कहीं गलने की ओर हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही हाई क्वालिटी का वो एसिड का इस्तेमाल किया गया था। इलाज शुरू हो जाता है, 2-3 दिन का वक्त बीत जाता है। पुलिस आती है, इस मामले की जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार इस घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है। अब लड़की से बातचीत करने की कोई कोशिश कर रहा है तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि उस एसिड की वजह से उसका गले की जो बोलने की वोकल होता है वो भी बेकार हो चुका था। शरीर की जो फेफड़े थे, दिल, इन सब पर बुरी तरह से असर होने लगा था। अब वो सिर्फ थोड़ा बहुत लिख सकती थी। उसने थोड़ा सा इशारा दिया था कि मेरे साथ अगर कोई इस घटना को अंजाम दे सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एक सत्यम है, अंकुर है और पवन है। ये लोग मेरे साथ इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। पापा से और अपनी चाचा चाची से वो लिख कर ही बातें किया करती थी। उसने बहुत सारी बातें की थी, बताया था कि मैंने कितने सपने देखे थे यहाँ तक पहुंचने के लिए। जिंदगी के दिन बदलने वाले थे, लेकिन वो लड़का कौन था, क्या उसका पता चला। एक तरफ वो लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, दूसरी तरफ टेलीविजन और अखबारों में लगातार उस लड़की के बारे में खबरें छप रही थी। ऐसा कोई शहर नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां जहां विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा था, जहां जहां एक आवाज नहीं लग रही थी कि आखिरकार इस लड़की के साथ किसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जो भी है उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए। इसी बीच में जो उसकी छोटी बहन होती है तनु, उसको एक लड़का जो कि बीटेक कर रहा था, जिसका नाम होता है पवन कुमार, पवन फोन करता है। पवन फोन करके पूछता है कि तनु, तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है, सब कुछ ठीक तो है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन उसका पूछने का अंदाज कुछ अलग था। तनु को शक होता है। तनु कहती है, पापा आज मेरे पास पवन का फोन आया था, जो लड़का बीटेक कर रहा है, उसे छात्र है, उसने उसके बारे में पूछा था। वो कह रही थी कि तबीयत कैसी है। इसके पापा को भी शक होता है। इसके पापा सीधा पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस से कहते हैं कि आज हमारे घर पर मेरी बेटी के पास फोन आया था पवन कुमार का, हो ना हो ऐसा तो नहीं कहीं इस घटना के पीछे पवन हो। तभी पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और 9 मई 2013 को इस पवन कुमार को हिरासत में लेते हैं और इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, क्योंकि ये एक नाम वो भी था जिनमें से प्रीति राठी ने इन 3 नाम जो बताए थे उनमें से एक पवन कुमार का भी नाम था। पवन के साथ पुलिस सख्ती से पेश आती है और मुंबई की रेलवे पुलिस इसे ले जाने के बाद इससे पूछताछ कर रही थी, इससे बातचीत कर रही थी। कई दिनों का समय बीत जाता है, लेकिन कई दिन के बाद भी ये सफलता नहीं मिलती कि आखिरकार ये पवन कुमार ने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, किसी और ने दिया है। जिस तरह से पुलिस जांच कर रही थी वो वाकई जांच सवालों के घेरे में खड़े होना लाजमी ही था। प्रीति राठी के पिता ने अपनी तरीके से जांच करवाने की कोशिश की तो पता चला जिस लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, दरअसल वो लड़का उस दिन ना दिल्ली में था और ना ही मुंबई में था। यानी कि एक
मई 2013 को वो दिल्ली और मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो था रोहतक में, क्योंकि उसने जो उसकी लोकेशन निकलवाई गई सर्विलांस के माध्यम से, तो पुलिस कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। एक तरफ ये मामला हो जाता है, दूसरी तरफ उस लड़की का इलाज चल रहा था बॉम्बे हॉस्पिटल में, क्योंकि मनसा से उसको शिफ्ट कर दिया जाता है बॉम्बे हॉस्पिटल में, और बॉम्बे हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। दिन पर दिन उसकी लगातार तबीयत बिगड़ने लगती है, और ठीक एक महीने बाद, यानी कि 30 दिन के बाद 1 जून 2013 को इस लड़की ने दम तोड़ दिया। और जैसे ही लड़की खत्म होती है, मर जाती है, उसके बाद अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो और कहीं ना कहीं जाके गुस्सा बढ़ जाता है। इसकी लाश को ताबूत में रखकर सीधा मुंबई से दिल्ली लेके आते हैं, और उस ताबूत को लेकर कहीं ना कहीं उसमें प्रदर्शन किया जाता है, और एक तरह से रैली निकाली जाती है। और घर वालों का एक सब्र का बांध टूट रहा था, और यहीं से धरना प्रदर्शन जो शुरू होता है। वो कहते हैं कि इस मामले की जांच हम इस पुलिस से नहीं कराते, बल्कि सीबीआई से मांग करते हैं, बल्कि सीआईडी से मांग करते हैं, किसी और से जांच कराइए। ये रेलवे पुलिस इस मामले की सही से जांच कर ही नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से पवन के मामले में पुलिस का रवैया था, वो वाकई अपने आप में परेशान करने वाला था। इस मामले की जांच दे दी जाती है, सीधा दिल्ली सरकार इसमें समर्थन करती है और इनकी मांग को मान लेती है, और इस मामले की जांच सीआईडी मुंबई से कराई जाती है। सीआईडी मुंबई जब इस मामले की जांच करने के लिए दिल्ली आती है, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रहे थे, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब एक लड़की सामने आती है। सामने आने के बाद वो पुलिस से कहती है, सीआईडी से कहती है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है इस घटनाक्रम के पीछे हमारा पड़ोसी अंकुर पवार हो सकता है, क्योंकि अंकुर पवार ने इस लड़की को, प्रीति को, कई बार कहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। प्रीति इस बात को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थी। वो कहती थी कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए, पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दोनों में टकराव की स्थिति हो जाती है, और ये स्थिति टकराव की और उस दिन बढ़ जाती है जिस दिन कैस की सरकारी नौकरी का पत्र आता है, और इसके पापा लड़के के कहते हैं कि देखो प्रीति कितनी आगे बढ़ रही है, और तुम हो कि आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। ये जो प्यार करता था, प्यार कहीं ना कहीं गुस्से में तब्दील हो जाता है। वो सोचता है क्यों ना इस लड़की को अब रास्ते से हटाए। जब पुलिस वाले इस लड़के से पूछताछ कर रहे थे, तो वो पहले शुरुआत में इधर उधर के जवाब दे रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था, और पुलिस वालों ने जब इसकी सर्विलांस के माध्यम से इसके फोन की लोकेशन निकलवाई, तो पता चलता है ये तो उस दिन रेलवे स्टेशन पर था, ये उस दिन अगले दिन मुंबई में था, और यही कहीं ना कहीं एक घटना स्थल का आरोपी हो सकता है। उधर जो 3 लड़के होते हैं, समीर शेख, सलमान शेख, सलीम शेख, इन तीनों लड़कों ने क्योंकि उसे पकड़ने की जब कोशिश की थी, काफी दूर तक उसके साथ भागे थे, तो कहीं ना कहीं इस बीच में उसके चेहरे से हल्का फुल्का जो गमछा था वो हटा था। तब कहीं जाकर तीनों लड़कों ने उस लड़के की तस्दीक की, स्केच भी बना था उस बीच में, कहीं ना कहीं वो मेल कर जाता है, मैच कर जाता है, और फोन की लोकेशन, बहुत सारे सबूत थे जो सीआईडी को मिल जाते हैं। तब कहीं जाकर लगता है कि जो असली आरोपी है अब पुलिस के हाथ पे चढ़ चुका है। देश के लोगों में उबाल चल ही रहा था, वो लड़की पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब इस मामले की सेशन कोर्ट मुंबई में सुनवाई होती है, और 2-3 साल लगातार सुनवाई होने के बाद सन 2016 में वहां के जज साहब इस वाले मामले में, संभवतः ये भारत का पहला ऐसा केस है जिसमें एसिड के मामले में किसी को फांसी की सजा सुनाई गई हो, और वाकई इसमें ऐसा ही होता है। जज साहब कहते हैं कि प्रीति तो पहले ही मर जाती, प्रीति तो पहले ही खत्म हो जाती, यदि प्रीति को उसका चेहरा दिखाया जाता। अगर प्रीति को यह पता चल जाता कि उसका चेहरा कितना बिगड़ चुका है, उसका शरीर कितना बिगड़ चुका है इस एसिड से, तो वाकई वो पहले ही मर जाती। इसलिए इस व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए, और तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाएं। उसे फांसी की सजा सुनाई जा रही थी, और वो विक्ट्री का निशान दिखा रहा था। यही खबर जब अखबारों में छपती है, यही फोटो जब अखबारों में छपता है, लोगों में और भी ज्यादा उबाल आ जाता है। लोग मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी की सजा दे ही दी जाए। मगर हमारे देश का कानून की जो लचीलापन है, उसमें जो बहुत सारी तकनीकियां हैं, उसके चलते उसने फिर आगे चल के हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद उसकी सजा को फांसी से बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। फांसी की सजा उसकी उम्र कैद में तब्दील हो जाती है, लेकिन उसकी जो विक्ट्री का निशान था वो कभी कम नहीं होता था। लेकिन लोगों में उससे ज्यादा कहीं गुस्सा था, उससे कहीं ज्यादा उबाल था कि जिस लड़के ने इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, कि लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, उसके परिवार के सपनों को पूरी तरह से तोड़ दिया है, उस लड़के को आखिरकार ऐसे कैसे कर रहे हैं। अभी तो उसके पास बचने के बहुत सारे और चांस हैं। अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और राष्ट्रपति के यहाँ भी अपील करेगा, और कितनी सारी उसकी जो अपीलें होंगी, हो सकता है कि वो बच के भी निकल जाए। लेकिन उस लड़के ने जो उस लड़की के साथ किया, ये घटना पूरे हिंदुस्तान में चर्चाओं का विषय बन जाती है, और इसके बाद इस एसिड के मामलों में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि ऐसे ही आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी अगर सजा मिल जाए, तो ये अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। अपराधी अपराध करने से कई बार बचेंगे, सोचेंगे करने से पहले। और मैं भी अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार से, कोर्ट से यही अपील करूंगा कि बड़े से बड़े मामले में कम से कम समय में सजा देकर उन्हें
ये साबित कर देना चाहिए कि कानून का जो भी उल्लंघन करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें अर्थव अवस्थी हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, दिनेश कुमार हैं, बेंगलोर के रहने वाले हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही नीतीश कुमार, रंजीत सिंह, शहबाज मंसूरी, सजीम खान, दीपा, मुबारक खान, शादाब अंसारी, सुभाष, अमन कुमार, शकील सिद्दीकी, सबीर मलिक, दीपू पटेल, यूसुफ, मोहम्मद रऊफ सैफी, अनूप देव ब्रजवासी, छोटू खान, सरवर सिंह, अशोक गहलोत, लकी सैनी, हर सहाय मीणा, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।